नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे और साथ में पढ़ते भी होंगे। तो इसी के क्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। जो हमारा पहला टॉपिक था, पहले लेक्चर में हम लोग बातचीत किए थे कि उनका सिलेबस क्या है, ठीक है। और आज हम लोग समझेंगे कि उसी सिलेबस का एक पार्ट जो पहला था भारतीय संवैधानिक इतिहास, आज हम लोग उन्हीं को समझेंगे। उससे पहले हम लोग को समझने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इससे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना सत्ता जमाया और शासन किया, किस मजबूती से उन्होंने अपना कदम चलाते गया। तो आप थोड़ा सा पहले इसको समझिए। ये सारे स्टेप्स उन्हीं के हैं जो उन्होंने कैसे कैसे भारत में अपनी शासन व्यवस्था की नींव डाली। और इसी के बाद हम लोगों को संवैधानिक इतिहास देखने को मिलता है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसी के बाद चलते चलते 1947 में माउंटबेटन योजना जो है, वहाँ तक हम लोग भारतीय संवैधानिक इतिहास में देखेंगे शॉर्टली, ठीक है। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इस बात का दावा देते हैं, पहले भी दिए हैं और आज भी देते हैं कि आपका बीपीएससी लेवल में 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा दावा है। आप देखिए और मिला लीजिएगा, कहीं से भी आपका 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। अब हम लोग समझते हैं ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ईआईसी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटिश की महारानी थी, उसके द्वारा भारत में स्थापना करवाया गया। इसके बाद क्या होता है, ईआईसी सबसे पहले स्थापित किया जाता है। ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये नाम हमारे कानों के लिए बहुत ही फेमस वर्ड है, ठीक है। हम सभी ये सारी बातों को समझते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1613 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह जो जहांगीर है, वो क्या करता है, उनको मान्यता दे देता है पूरे सूरत में व्यापार करने का। इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन वो स्लो धीमी गति से चलता रहता है, उसका व्यापार सफलतापूर्वक बढ़ता जाता है। उसका ख्वाब होता है कि वह पूरे भारत के ऊपर अपना व्यापार वाणिज्य बैठाकर और सत्ता शासन को बनाए रखना। वो समझ गया कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो उनका जो दोगलापनी है भारत के कुछ लोगों का, वही हमारी मदद करेगा। तो इसके बाद क्या होता है, 23 जून 1757 को पलासी युद्ध होता है। हम लोग सभी जानते हैं, सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच क्या होता है, पलासी का युद्ध होता है, जिसमें क्या करता है, मीर जाफर उसका सेनापति होता है और वह अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। अंग्रेज उनको कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम तुमको जो है सो बाद में राजगद्दी दे देंगे, नवाब बना देंगे। तो ये क्या होता है, मीर जाफर उनके साथ मिल जाता है और उनकी सारी भेद को बता देता है, किसको, अंग्रेज को। फिर क्या होता है कि वह युद्ध हार जाता है। ये हम लोग जानते हैं, पलासी का युद्ध कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके बाद मीर जाफर वहाँ का नवाब बन जाता है, नया नवाब। फिर कुछ दिन बाद मीर जाफर भी उनके साथ, जब वो समझने लगता है कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है अंग्रेज, तो वो क्या करता है, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठा देता है। और फिर बाद में क्या होता है, मीर कासिम उनके साथ युद्ध भी लड़ता है और पराजय हो जाता है। हम लोग उनकी चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध होता है डच के साथ, ठीक है। और 1760 में फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध होता है ईआईसी के साथ, ठीक है। अब होता क्या है, दोनों में ये बंगाल का सत्ता इनको मिल गया है। अब ये काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि उस समय भारत का हर एक रियासत काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली थी, तो उसका पूरी शक्ति बंगाल का मिल गया था। इसके द्वारा उन्होंने डच को सेना को हरा दिया। इसके बाद 1760 में जस्ट युद्ध लड़ा, उन्होंने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। इससे क्या हो गया कि उनके विदेशों में और पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अंग्रेज अब शक्तिशाली हो गया, उसका सामना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इससे और थोड़ा भयभीत बढ़ने लगा दूसरे सियासतों के ऊपर। अब क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध किसके द्वारा लड़ा जाता है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, जो ब्रिटिश का सेनापति था और तत्कालिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के बीच लड़ा जाता है, जिसे त्रिगुट सेना कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया, इधर अंग्रेज की सेना, तो इनकी शक्ति काफ़ी मजबूत हो गया था, पूरा धन दौलत लूट लिया था बंगाल का, तो ये काफ़ी मजबूत हो गया था, जिसके कारण क्या होता है कि पराजित हो जाता है ये त्रिगुट सेना। और इसके साथ ही उसको बड़ा समझौता होता है, जिसे इलाहाबाद समझौता कहा जाता है, जिसमें बंगाल, बिहार और
उड़ीसा पर उनका जो है सो टैक्स या कर वसूलने का अधिकार मिल गया। अब देखिए वो शासन इतना बना लिया, इतना मजबूत कर लिया कि वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा इतने बड़े बड़े क्षेत्रों पर उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया। ये कितनी आसानी से उन्होंने अपने पूरे भारत को अंडरवाइज करते गया, अंडर में लेते गया। इसी के साथ साथ वो पूरे अखंड भारत पर अपना शासन प्रणाली बैठा लेता है। ठीक है, इसके बाद युद्ध के बाद क्या होता है, हम लोग समझ गए कि 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद समझौता होता है और उसे कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि रियलिटी फॉर्म में संवैधानिक इतिहास, जिसमें आता है 1773, थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, इसमें आता है 1773, जिसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग समझेंगे 1947 तक समझेंगे, जिसमें है माउंटबेटन योजना। ये सारी पृष्ठभूमि को थोड़ा शॉर्टली समझेंगे, जिसमें 14 एक्ट आए हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। ये सारा पूरा एक्ट जो आता है ना, उनको हम लोग शॉर्टली समझेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, अगर संभव हुआ तो माउंटबेटन योजना तक। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। हमारा आशा है कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग आसानी से टच कर पाएंगे। याद रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आसानी से याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में आया कौन, EIC किसके द्वारा आया, तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। वो कहाँ की थी, तो ब्रिटिश की महारानी थी। इसके बाद क्या होता है, 1613 ईस्वी में EIC को तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा क्या मिल जाता है, व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। कहाँ मिलता है, सूरत में मिलता है। इसके बाद क्या होता है, 23 जून 1757 को पलासी युद्ध होता है सिराजुद्दौला के बीच, और इसमें हार हो जाता है सिराजुद्दौला का। तो ये याद रखिएगा कितने को, 23 जून 1757 को। इसके बाद 1759 में वेदरा का युद्ध होता है और 1760 में फ्रांसीसी सेना का युद्ध होता है। दोनों में अंग्रेजों ने हरा दिया इन दोनों को। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें त्रिगुट सेना था, जिसमें त्रिगुट सेना में कौन कौन आ जाता है, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, और आ जाता है शुजा-उद-दौला। तीनों को कौन हरा देता है, अंग्रेज पराजित कर देता है। इसके बाद क्या मिलता है उनको, इलाहाबाद समझौता हो जाता है 1765 में। इसके बाद वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कर वसूलने का अधिकार पा लेता है और इसी तरह पूरे भारत के ऊपर वह कब्जा जमा लेता है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 माउंटबेटन योजना तक, हम इन पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे और अगले जो वीडियो लेक्चर है उसको भी देखिएगा। कंटिन्यू आप करते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में बने रहे। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी से हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का भी हम कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।